आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप रात 9 बजे का लोकप्रिय टीवी शो जनहित देखना शुरू कर चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। 26 सैलानियों की जान चली गई थी। हमले को 11 दिन बीत चुके हैं, आज 12वां दिन है। हर घर में चर्चा है, देश के मन में सवाल है कि भारत पाकिस्तान से बदला कब लेगा। मुझे भी बहुत से लोगों के मैसेज आए, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर बारूदी वार कब करेगा, कब हमारे 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वालों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। देश सब्र के साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों के मन में ये सवाल ज्यादा खड़े होने लगे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारत कब आतंकिस्तान का पूरा हिसाब करेगा और फिर देरी क्यों हो रही है। आज 3 मई है। आज ही के दिन साल 1999 में करगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर पाकिस्तान के कारण खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको भारत और पाकिस्तान की तनातनी के बीच आज जो बड़ी खबर सामने आई है उसके बारे में जानकारी देती हूं। भारत ने पाकिस्तान से आयात बैन कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से आज मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले पर चौथी बार बड़ा बयान दिया है। कार्रवाई की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की धमकी दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम तो बार बार आतंक के खिलाफ कार्रवाई का बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी भी दे रहा है, बावजूद इसके भारत शांत क्यों बैठा है। इसका जवाब देने से पहले चाणक्य की युद्ध नीति का कुछ मंत्र आपसे साझा करना बेहद जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा ना करना युद्ध का पहला नियम है। युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और चालाकी से जीता जाता है। सफल आक्रमण वही होता है जो अप्रत्याशित हो। युद्ध से पहले धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। चाणक्य के इन 4 मंत्रों में ही उन तमाम सवालों का जवाब छिपा हुआ है जिसका इंतजार इस वक्त देश कर रहा है। पहलगाम नरसंहार के 11 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान के वो नराधम यानी कि आतंकी और उनके आका अब तक नहीं मारे गए। देरी क्यों, बदला कब? दोनों सवालों के जवाब मैं आपको आगे देने वाली हूं, लेकिन पहले देश के आक्रोश की अभिव्यक्ति देखिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषय कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। शरासन यानी धनुष और विषक यानी तीर। बाकी भाव आप समझ रहे हैं। शब्द राष्ट्रकवि के, लेकिन भावना सभी 140 करोड़ भारतीयों की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर सैलानियों का संहार किया, उसके बाद से ही देश के हर चौक चौराहों पर युद्ध धर्म की चर्चा हो रही है। पूछा यह जा रहा है कि देरी क्यों की जा रही है। यकीन माने यह देरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर वार का अपना वक्त होता है। युद्ध नीति वो नहीं जिसका अंदाजा हर कोई लगा ले। युद्ध नीति वो नहीं जिसका आकलन शत्रु कर ले। युद्ध नीति तो वो है जिसकी भनक तक ना लगे और दुश्मन सेना में हाहाकार मच जाए। ऐसे में सब्र रखें। हमारी सेना की शक्ति का एहसास सीमा पार भी है। तभी तो इस्लामाबाद में बैठे हर दहशतगर्द का गला इस वक्त सूखा जा रहा है। उनके कंठ से आवाज तक नहीं निकल पा रही। जो युद्ध के उन्माद में पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार उनसे सिर्फ बदला नहीं लिया जाएगा बल्कि उनकी बर्बादी का स्थायी बंदोबस्त किया जाएगा। इस बार जो होगा वो न भूतो न भविष्यति होगा, यानी न पहले कभी हुआ और शायद न आगे कभी होगा। कुछ ऐसा होगा कि आतंकिस्तान की उर्वर जमीन आतंकियों के कब्रिस्तान में बदल सकती है। पाकिस्तान के आतंकवादियों और उसके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगा, जो प्रधानमंत्री की ओर से पहले ही कहा जा चुका है। आतंकवादियों के कमांडर इन चीफ आसिम मुनीर चाहे लाख कोशिश कर ले, जनरल जिहादी अपने पालतू दहशतगर्दों को चाहे जिस बिल में छिपा लें, अब की बार उनका बचना बेहद मुश्किल है।
गृह युद्ध की आग में झुलसते आतंकिस्तान के वर्दी वाले सरगना अपनी कुर्सी बचाने के चाहे जितने जतन करें, कश्मीर की वादियों में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी दोहराया है। उन्होंने डंके की चोट पर फिर कहा कि आतंकवाद संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। ऐसे में आतंकियों और उनके मददगारों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं, सख्त और निर्णायक कदम जरूर उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के अंत का शंखनाद किन शब्दों में किया है, सुनिए। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान पहलगाम हमले के बाद चौथी बार किया है। उन्होंने सबसे पहले बिहार के मधुबनी से आतंकवादियों के खात्मे का पैगाम दिया था, फिर रेडियो के जरिए आतंक के समूल नाश पर अपने मन की बात कही। इसके बाद दिल्ली के भारत मंडपम से आतंकवाद के खिलाफ भारत के राष्ट्रीय संकल्प की मुनादी की थी। हमारा अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान परिस्थिति के लिए नहीं कह रहा। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। भारत चाणक्य की भूमि है। ऐसे में चाणक्य नीति से ही आतंकी चक्रव्यूह को भेदा जाएगा। शत्रु यकीनन परास्त होगा, क्योंकि भारत की रणनीति, कूटनीति और राष्ट्रनीति के आगे पाकिस्तान के टिकने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इसकी मिसाल अतीत के 4 युद्ध हैं, जिनमें पाकिस्तान के हिस्से में उसके मुस्तकबिल की हमेशा हार ही आई है। ऐसे में बस इंतजार करें जब आतंकवादियों के विलाप को दुनिया देखेगी, क्योंकि चाणक्य भी सही समय के इंतजार की बात कहकर गए हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक शत्रु की कमजोरी का सही समय पर फायदा उठाना चाहिए। युद्ध से पहले धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस वक्त इसी सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि दुश्मन देश बेसब्र हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे भारत के हमले का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन भारत का प्रतिघात दुश्मन की सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि चाणक्य नीति के अनुसार होगा। वैसे तो चाणक्य ने युद्ध से पहले 4 तरीके अपनाने की बात कही थी, साम दाम दंड भेद। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ दंड नीति ही कारगर है। दंड यानी शक्ति प्रयोग से सजा, और चाणक्य ही कह गए हैं दंड का प्रयोग भली भांति सोच विचार कर ही करना चाहिए। चाणक्य ने ही कहा था, कमजोर लोग युद्ध को आमंत्रित करते हैं, और यही पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। एक तो पहलगाम में गुस्ताखी और दूसरा युद्ध का उन्माद। ये वो नमूने हैं जो पाकिस्तानियों की सनक को सरेआम कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने वर्दी पहनने की मियाद बढ़ाने की खातिर पहलगाम में पाप किया, जिसकी सजा उन्हीं के सैनिकों को भुगतना अनिवार्य है। ऊपर से पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के इशाक डार और ख्वाजा आसिफ जैसे मंत्री जुबानी बारूद से युद्ध की आग को धधकाने में जुटे हुए हैं। जरा सुनाते हैं आपको कैसे पाकिस्तान के असुरक्षित रक्षा मंत्री भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं। पानी रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन युद्ध हुआ तो ये कंगाल मुल्क कितनी देर टिकेगा, इस पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर भारत से जंग हुई तो पाकिस्तान 96 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए गोले बारूद का घोर संकट है। पाकिस्तान के बारूद गोदाम खाली हो चुके हैं, क्योंकि तंगहाली से निपटने के लिए उसने अपने सारे गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिए। चूंकि पाकिस्तान के सैनिकों के पास राशन का भी संकट था, ऐसे में 155 mm के करीब सारे गोले उसने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को बेच दिए हैं। ऐसे में अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान की हालत बेहद पतली हो गई है। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि उसकी सेना को राशन में कटौती के साथ ही साथ युद्धाभ्यास से भी मुंह मोड़ना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी कबूल किया था कि पाकिस्तानी फौज में भारत से लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने का मादा नहीं है। अब सवाल यह है, क्या आतंकिस्तान की जड़ में मट्ठा डालने का यही समय है, सही समय है? क्योंकि देश भी यही चाहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है, आक्रोश का ज्वार भाटा फूट रहा है। यह गुस्सा लाजिमी भी है। भारत के गुस्से के साथ इक्का दुक्का छोड़ दें तो करीब सारे देश इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। हर कोई आतंकवाद के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने की आवाज को बुलंद कर रहा है। ऐसे में फिर देरी क्यों? चंदर बरदाई के शब्दों में, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पर ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इन पंक्तियों के जरिए चंदर बरदाई ने नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान को एक वक्त पर दुश्मन गौरी का ठिकाना बताया था, जिसे सुनकर पराक्रमी राजा ने क्रूर गौरी का काम तमाम कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि आज भी तो हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने कहां हैं, आतंकी और उनके आका कौन हैं। फिर हिंदुस्तान, भारत, हमारी सेना, खुफिया एजेंसियां, हमारी सरकार खात्मे में उनकी देरी क्यों कर रही हैं? लेकिन चाणक्य नीति यहीं पर आ जाती है और कहती है, प्रतिक्रिया भावना में नहीं बल्कि रणनीति में निहित होनी चाहिए। चाणक्य की शासन कला का शाश्वत सिद्धांत है नीति, शक्ति और समृद्धि। और ये कौन नहीं जानता कि इन तीनों ही पैमानों पर भारत शिखर पर है तो पाकिस्तान शून्य में। भारत और पाकिस्तान की शक्ति और समृद्धि की तुलना वक्त गंवाने जैसा होगा। यह तुलना वैसी ही होगी जैसे लबालब समंदर और सूखती झील। पाकिस्तान एक सूखती झील ही तो है, जो भारत जैसे समंदर से बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, जो नामुमकिन है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आतंकवादियों पर पलटवार में देरी क्यों हो रही है, इसे युद्ध के जानकारों से ही आपको समझना होगा। कि भारत ने अपने एक्शन शुरू कर दिए हैं और एक्शन से ही, जो अभी डिप्लोमेटिक एक्शन है, सिंधु नदी का एक्शन है, फाइनेंशियल एक्शन है, उसके द्वारा ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अभी तो हमने कुछ बात की नहीं, अभी तो हमारी फौजों का कुछ एक्शन ऐसा हुआ नहीं है, तब वह हड़कंप मच गया। अगर हमला होता है तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। देखिए, हमला तो हो चुका है, हमला क्या होता है, हमला हो चुका है। और जो चीज़ हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा हम वही करेंगे। और ये अच्छा हो कि हम उसको पहले कमिट करवाएं। वो कमिट केवल आतंकवाद जिहाद से करता है। पाकिस्तान आर्मी को कमिट कराना कहीं पर भी, और उन्होंने कमिट कर दिया है। उन्होंने अपने फोर्सेस को उन जगहों में लगा दिया है, अपने रिजर्व को लगा दिया है। चाणक्य की युद्ध नीति कहती है कि शत्रु की मानसिक, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक कमजोरियों का अध्ययन करके उसे उसी के आधार पर पराजित करना चाहिए। पहलगाम हमले के 12 दिन बीतने के बाद भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी कार्रवाई नहीं कर रही। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो चुप बैठी हुई है। दुश्मन के खेमे में खलबली है। यह बताता है कि भारत को पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पहले मिल चुकी है। चाणक्य की नीति कहती है, जिसने लड़ाई में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है वो आधा युद्ध बिना लड़े ही जीत जाता है। भारत की संभावित कार्रवाई की आशंका से ही पाकिस्तान मौजूदा वक्त में सहमा हुआ है। भारत के आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सपने में भी डरा रहे हैं। समंदर में भारतीय नौसेना का रूटीन अभ्यास पाकिस्तान को खौफ से भर दे रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ, दहशत का माहौल है। चाणक्य की युद्ध नीति यह भी कहती है कि दुश्मन को अगर मात देना है तो उसके खजाने पर चोट करो, क्योंकि खजाने से ही सेना का जन्म होता है। जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उसके अगले ही दिन से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी।
भारत ने भले ही सर्जिकल या एयर स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया हो, लेकिन अलग अलग 7 तरह के स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को कंगाली के समंदर में धकेलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। पहला है वाटर स्ट्राइक यानी सिंधु समझौता स्थगित करने का बड़ा फैसला। फिर इमोशनल स्ट्राइक, अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेज देना पाकिस्तान में। कूटनीतिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, ART स्ट्राइक, आर्थिक स्ट्राइक और साइकोलॉजिकल स्ट्राइक। ये वो 7 स्ट्राइक हैं जिसकी मार से पाकिस्तान वैसे ही अधमरा हो जाएगा और फिर जो थोड़ा बहुत बचा खुचा होगा वो काम सेना कर देगी, क्योंकि सेना को मोदी पहले ही खुली छूट दे चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक ये जो 7 अलग अलग स्ट्राइक की है उसका असर क्या हुआ, अब उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। सबसे पहली बात वाटर स्ट्राइक की। भारत ने 1960 से चला रहा सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला लिया तो पाकिस्तान में आज भी बिलबिलाहट देखी गई है। पाकिस्तान के नेताओं ने खून की नदी बहाने से लेकर भारत पर हमले तक का बयान दे दिया। पाकिस्तानी नेताओं के बयान की एक छोटी सी रील दिखाते हैं जिसमें रक्षा मंत्री तो इतने आग बबूला हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं या फिर डर की वजह से अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे कश्मीर के अंदर डैम बना के, और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती है। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो। आपको पहले भी एबीपी न्यूज ने जानकारी दी थी, भारत में बहने वाली 5 नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। इनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। इससे तो पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन का संकट गहराएगा। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहर इसी पानी पर निर्भर हैं। पानी की कमी से शहरों में जल संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पानी के ही भरोसे हैं। यानी पाकिस्तान के करीब 23 करोड़ की आबादी के सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चिनाब नदी की, और यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद ये उफनती हुई चिनाब नदी जो है ये पाकिस्तान चली जाती है। कि अगर इस नदी के पानी को रोका गया या कम किया गया तो पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि न केवल ये नदी वहाँ के किसानों पर जो है उनके लिए जीवनदायिनी है, बल्कि पाकिस्तान की बिजली का एक अहम हिस्सा भी इस नदी के पानी के ऊपर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो आर्थिक स्ट्राइक की है वो 2 तरीकों से की गई है। पहला तरीका यह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो सिनेमा के हों या क्रिकेट के, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, उनका यूट्यूब अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। इसे आप डिजिटल स्ट्राइक की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े पाकिस्तानी फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं। और दूसरी आर्थिक स्ट्राइक इस तरह से है कि पाकिस्तान के सामने खाने के लाले पड़ने वाले हैं। आर्थिक स्ट्राइक के तहत आज ही भारत ने पाकिस्तान से कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के लिए भारत के तमाम बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं, यानी जरूरत की स्थिति में पाकिस्तान भारत के पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज ही भारत ने पाकिस्तान से पार्सल सेवा भी बंद कर दी है, यानी डाक के जरिए कोई भी सामान पाकिस्तान से भारत में नहीं आएगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई तक अपना एयर स्पेस भी बंद करके उस पर आर्थिक चोट की है। कल ही भारत ने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांग की है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के 7 स्ट्राइक में से एक कूटनीतिक स्ट्राइक भी है।
जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। जहां भी मदद मांगने जा रहा है वहां उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दुनिया भर से भारत को सपोर्ट मिल रहा है। आतंक के खिलाफ करारा वार करने में सहयोग की बात कही जा रही है, वहीं पाकिस्तान सभी की नजरों में चुप रहा है। इसी कूटनीति स्ट्राइक के तहत भारत ने पाकिस्तान के लिए अटारी बॉर्डर बंद किया और लगे हाथों इमोशनल स्ट्राइक करके उन पाकिस्तानियों को भारत से वापस भेजा गया जो यहां पर सालों से पल रहे थे। दुश्मन देश के नागरिकों पर भारत ने पहली बार कोई नरमी नहीं दिखाई है। साफ कह दिया है कि हमारे नागरिकों को मारोगे तो हम तुम्हारे लोगों को यहां रोजी रोजगार और रिश्तेदारी नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर को भारत ने बैन कर दिया। पाकिस्तानी हीरो हीरोइन के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। मकसद साफ है कि रक्त और रोजगार साथ नहीं चल सकते। तुम हमारे लोगों को गोली मारोगे तो हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, अलग अलग तरीके से मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से किए जा रहे एयर स्ट्राइक, जो स्ट्राइक की जा रही है उसका समर्थन देश के बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के 11 दिन बीतने के बाद आज जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहलगाम पहुंचे थे। सैलानियों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई, उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार जो कर रही है सही कर रही है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी कहा गया, भारत सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसमें उनका पूरा समर्थन है। पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में तनाव की स्थिति आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आयात निर्यात, इंडस वाटर ट्रीटी, इन सब चीज़ें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये तनाव को कैसे देखें? देखिए, ये ज़रूरी था उनको बताने के लिए कि बहुत हो गया। अफसोस मुझे उस देश में जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, अफसोस है मुझे उस पर। वो शैतान की औलाद दिखती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं। हमारे देश के तमाम नेता एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। पूरा हिंदुस्तान एक सुर से मांग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक का, बारूदी स्ट्राइक का। और मनोवैज्ञानिक स्ट्राइक का तो हाल यह है कि पाकिस्तान को सपने में भी इन दिनों राफेल का खौफ सता रहा है। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के नेता से लेकर आवाम तक राफेल की दहाड़ से सहमे हुए हैं। शुक्रवार को राफेल ने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 बार हुंकार भरी तो इसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तान में सुनाई दी। पहली बार कल दिन में और दूसरी बार रात को राफेल सहित भारत के बाकी लड़ाकू विमानों ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि 30 अप्रैल की रात को बॉर्डर पर राफेल ने पेट्रोलिंग की। राफेल को लेकर पाकिस्तान में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है उसका एक सबूत वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी चैनल की बातचीत में आपको मिल जाएगा। राफेल तैयारे जो है हमारी कंट्रोल लाइन के करीब जो है या हमारी सरहदों के करीब जो है वो अपनी उड़ान करें, अटेम्प्ट करें हमें किसी न किसी एंगेजमेंट के लिए, स्टिल रिमेनिंग इन देयर ओन टेरिटरी। तो वो नहीं हुआ और हम बिल्कुल जो है किसी उनके ट्रैप में नहीं आना चाहते जिसके ऊपर कोई हमारे ऊपर एग्रेशन का जो है ना वो जो है वो इल्ज़ाम लगे। हम रिटेलिएट करेंगे। हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो और या कोई और इस किस्म की चीज़ ना हो जो एक वैसे बड़ा एक इम्प्रेसिव किस्म की वो होती है, आइटम होती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। और राफेल हो या राफेल का मामा हो वो वी विल टेक केयर ऑफ इट इंशाल्लाह ताला। तो देख लिया आपने, पाकिस्तान को सपने में भी राफेल ही दिखाई दे रहा है। राफेल को लेकर वहां के सिस्टम का मानो हार्ट फेल हो चुका है। वैसे तो राफेल को लेकर भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन राफेल के खौफ में पाकिस्तान कैसे जी रहा है उसका सबूत अब आप देख लीजिए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का एयर स्पेस आम विमानों के लिए बंद है।
पीओके में 10 दिनों के लिए 445 मदरसों को बंद किया गया है। नीलम घाटी और एलओसी के पास सैलानियों की एंट्री रोक दी गई है। बड़े आतंकवादियों को आईएसआई अपने सेफ हाउस में लेकर गई है। बहुत से दर्शकों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर राफेल को लेकर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान को सपने में भी राफेल डरा रहा है, तो उसकी वजह उसकी ताकत है। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए, 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर यह जा सकता है। 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और लगातार 10 घंटे उड़ सकता है। सेना भी उन्हें यह दिखाना चाहती है कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं कि राफेल की गर्जना यहाँ हुई है, खरताया पाकिस्तान वहाँ पर है। एयरफोर्स जो ये दिखा रही है, अपने जो हुनर को दिखा रही है कि कोई भी रात में ऐसी साजिश रचते हैं तो हम रात में भी आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कि यहाँ से राफेल उड़ के सीधे पाकिस्तान ही आज ही जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का सफाया किया जाए। कि हम लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनको इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कार्रवाई तो करेगा, ये पूरी तरह से तय है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है, सेना भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते ही तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग करके उन्हें तारीख, टारगेट और टाइम समय तय करने की छूट दी। अब इनमें से कौन सी सेना पाकिस्तान को इस बार धूल चटाने वाली है, इससे पर्दा उठना बाकी है। भारतीय वायुसेना, नौसेना या फिर थल सेना? हिंदुस्तान का हर सैनिक पाकिस्तान की फौज पर भारी है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त पस्त है, मनोबल उसका गिरा हुआ है। भारत की अलग अलग सेनाओं की ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये उनके रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को थल सेना ने अंजाम दिया था। 2019 में एयर स्ट्राइक को वायुसेना ने अंजाम दिया था। इस आधार पर सामरिक एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार समंदर के जरिए भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों का संहार करने जा रहा है। वैसे ये युद्ध की नीति का हिस्सा है, ना तो मेरे पास इसकी कोई स्पष्ट जानकारी है, और जानकारी होती भी तो हम उसे राष्ट्रहित में साझा नहीं करते। बस हम इतना बता सकते हैं कि आप यानी देश की जनता, भारत की आवाम, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। भारतीय जाबाज हमारे सैनिक पाकिस्तान का जल्द ही पूरा हिसाब करने वाले हैं। वैसे फुलझड़ी छोड़कर पाकिस्तान भी खुद को तैयार बताने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान ने आज सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली नाम की मिसाइल का परीक्षण किया है। 450 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का परीक्षण कर पाकिस्तान अपनी छाती ठोक रहा है। आप इसे युद्ध के लिए उकसावे की कार्रवाई का हिस्सा मान सकते हैं। परिस्थितियां निर्णय लेती हैं कि आपका अगला दांव क्या होगा, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के वासी हैं। जहां रामायण ने हमें हाथ जोड़ना सिखाया, वहीं महाभारत ने हाथ तोड़ना भी। तो वक्त का आप इंतजार कीजिए, दुश्मन को जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। और मुनीर खान इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। मुनीर खान पाकिस्तान की सेना का प्रमुख है। इस मुनीर के अलावा एक दूसरा मुनीर भी है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर का मुनीर खान सीआरपीएफ का जवान था और इसकी शादी न सिर्फ इसके लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी मुसीबत बन गई है। फिलहाल पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने के आरोपी सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त की कार्रवाई को अंजाम देते हुए जवान मुनीर के इस काम को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ माना गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई के दौरान मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी का राज खुला था। इसी साल मार्च के महीने में सीआरपीएफ जवान ने मीनल खान से ऑनलाइन निकाह किया था। मीनल खान जो कि पाकिस्तानी है। आरोप है उसके मुताबिक मुनीर ने पाकिस्तानी महिला मीनल से निकाह करने के लिए परमिशन लेने के लिए अर्जी दी थी। इससे पहले कि सीआरपीएफ मुख्यालय कोई फैसला लेता, मुनीर ने निकाह कर लिया और मीनल भारत आ गई। फिलहाल मीनल को पाकिस्तान भेजे जाने पर बुधवार को ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, यानी मीनल अभी पाकिस्तान नहीं गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि मीनल से ऑनलाइन शादी करने के बाद भी अपने विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। दुश्मन देश इसी तरह से हनी ट्रैप में लोगों को फंसाता है। मुनीर सीआरपीएफ का जवान था, कायदे से उसे जानकारी देनी चाहिए थी। क्या पता दुश्मन देश की मीनल के मन में क्या चल रहा हो और वो कौन कौन सी जानकारी पाकिस्तान में साझा कर रही हो। इस शादी में सिर्फ प्यार है या फिर कोई साजिश, यह किसी को पता नहीं है। अब जब राज खुला, जांच होगी, तब जाकर मुनीर की इस शादी का सच सामने आएगा।
फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल है कि आखिर उनको जानकारी क्यों नहीं मिली। चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन देश की कन्या पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भरोसा देश को कभी भी भारी पड़ सकता है। और दहशतगर्दों को पालते पोसते हुए पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कथा लिख चुका है। 4 बार भारत से मुक्की खा चुके पाकिस्तान को 5वीं बार का अंजाम भी मालूम है। आवाम को युद्ध में झोंक चुकी पाकिस्तानी सेना अब छोटे बच्चों को ढाल बनाकर बचने की तरकीब जुटा रहा है। जिन बच्चों के मुंह से अभी दूध की बोतल नहीं छूटी, उन्हें बंदूक थमा दी गई। जिन बच्चों को जीप और गोट नहीं आता, उन्हें गन की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना की शह पर दुधमुहे बच्चों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। जिहाद ट्रेनिंग की ये तस्वीरें पीओके के नीलम घाटी की है। देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना नाबालिगों को AK-47 चलाना सिखा रही है। जिस लड़के की मूंछों के बाल भी ठीक से नहीं उगे, दांत भी पूरे नहीं आए, उसे मानव बम में तब्दील किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना और स्थानीय लोगों को भी जिहाद की ट्रेनिंग दे रही है। गुरिल्ला वॉर के दाव पेच समझा रही है। भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई के बाद ही पीओके में मदरसे बंद कर दिए गए थे और अब वीडियो सामने आया कि इन बच्चों को पाकिस्तानी सेना अपनी ढाल बनाने की तैयारी में जुटी है। इसके पहले पीओके के सुधनोती इलाके की वीडियो आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना नॉर्मल राइफल से ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन अब नीलम घाटी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन भी महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी दुष्टता पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान ही हो सकते हैं, जो खुद का दामन अपनी आने वाली नस्लों के खून से सनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस देश को देखनी चाहिए जिसके सामने पाकिस्तान कश्मीर का अलापता है। किस तरह पाकिस्तान वहां की आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक जंग के नाम पर मौत के मुंह में धकेल रहा है। दूसरी तरफ भारत है, जहां हिंदू बहुल देश में भी मुस्लिम युवाओं को हाथ में बंदूक के बजाय टैबलेट दिया जाता है। मेरा कभी एक हाथ में कुरान हो, मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी। 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। इसी साल जम्मू कश्मीर के 14 युवाओं ने UPSC की परीक्षा पास की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बच्चों के हाथ AK-47 थमा दी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक सीमा पार बैठे आतंकवादियों के ज़हन में अब तक जिंदा हैं। पहलगाम में दहशतगर्दी फैलाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने अपने लिए जहन्नुम की टिकट कंफर्म कर दी है। अब की बार आतंकवादियों पर स्ट्राइक फाइनल होने वाले हैं, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियों को आतंकवादियों के ठिकानों और लॉन्च पैड का पता चला है। भेलपुरी खाली साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो नरसंहार किया, उसके इंतकाम का वक्त करीब है। धर्म की शिनाख्त कर गोली मारने की जहां ट्रेनिंग हुई, उन ठिकानों का पता लग चुका है। जिस टेरर रूट से दहशतगर्द पहलगाम को दहलाने पहुंचे थे, उसकी पड़ताल हो चुकी है। आतंकी सरगना हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर या फिर दहशतगर्दों का आका सईद, भारत को दहलाने की साजिश करने वाले इन दहशतगर्दों की आतंकी फैक्ट्री तबाह होने वाली है और इनको जहन्नुम पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है, ताकि पुलवामा से लेकर पहलगाम की दहशतगर्दी रिपीट न हो। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में चलने वाले टेरर लॉन्च पैड्स का खुलासा हुआ है। भारत में दहशतगर्दी मचाने वाले पाकिस्तान के इन आतंकी कैंप और टेरर लॉन्च पैड्स का एपिसेंटर भी पता चला है। भारतीय खुफिया एजेंसी पीओके में मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स को चिन्हित कर चुकी है, जहां पिछले कई सालों से आतंकी घुसपैठ करने से पहले रुकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में मौजूद पीर पंजाल रेंज के उत्तर यानी कश्मीर घाटी से सटी LOC पर दुधनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, माच फैक्ट्री, गढ़ी दुप्ता, बाश, अलीआबाद,
फॉरवर्ड कठुआ आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं। वहीं पीओके में मौजूद पीर पंजाल रेंज के दक्षिण यानी जम्मू से सटी एलओसी पर रावलकोट, दुग्गी, तातापानी, हजीरा, कोटली, सेंसा, पलनी, निकियाल, पलक मीरपुर, तागोश, कुंड, कोट कोटेरा और कुहरीटा में आतंकियों के लॉन्च पैड का खुलासा हुआ है। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर को जम्मू डिवीजन और कश्मीर घाटी में बांटती है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले पीओके में भी आता है और यहीं पर पिछले कई दशक से आतंक का ठिकाना बना रहा है। पीर पंजाल रेंज की ये तस्वीरें गूगल अर्थ से ली गई है। हिमालय की ये पर्वतमाला पीओके से हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ये रेंज घने जंगलों और प्राकृतिक गुफाओं से घिरी हुई है, जो आतंकियों के छिपने के लिए बेहद ही मुफीद है। माना जा रहा है कि पहलगाम नरसंहार को अंजाम देने वाला पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और उसका ग्रुप साउथ पीर पंजाल रेंज के टेरर लॉन्च पैड से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जैश लश्कर और हिजबुल के लॉन्च पैड्स को एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों को कवर फायर देती है। सीज फायर उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को भारत की सीमा में घुसपैठ कराती रहती है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना के पैरा एसएफ कमांडो ने इनमें से कई लॉन्च पैड पर मौजूद आतंकियों को ढेर किया। फिर से आतंकी इन लॉन्च पैड पर जुटने शुरू हो गए हैं, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी शामिल हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन तीनों आतंकी संगठनों के बीच समन्वय के लिए पीओके की काली घाटी में एक कंट्रोल सेंटर भी बना रखा है। इस कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना से संपर्क के लिए भी किया जाता है। भारत के खुफिया एजेंसियों के पास इन आतंकी ठिकानों और टेरर लॉन्च पैड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भारत मिसाइल स्ट्राइक से आतंकियों की इन फैक्ट्रियों को भी तबाह कर सकता है। और अब बात पहलगाम के उन गुनहगारों की जिनकी 12 दिनों से लगातार तलाश हो रही है। ये बात सामने आई है कि वेस्टर्न घाटी में खून की होली खेलने वाले चारों आतंकवादी लगातार भागे भागे फिर रहे हैं। कश्मीर में ही घने जंगलों में छिपे होने की खबर है, जिसमें उनकी मदद कर रही है चीन की तकनीकी और फ्रांस का एक ऐप। आतंकी नंबर 1 आसिफ फौजी, आतंकी नंबर 2 सुलेमान शाह, आतंकी नंबर 3 आदिल गुरु, आतंकी नंबर 4 अबू मूसा। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद भी पहलगाम के ये 4 पापी पकड़ से बाहर हैं। सबके जहन में यही सवाल है कि 26 बेगुनाहों की हत्या करने वाले ये आतंकी कहां गायब हो गए? क्या वो अब भी कश्मीर में ही मौजूद हैं? या एलओसी पार कर चारों पीओके में अपनी पनाहगाह तक पहुंच गए? लेकिन एबीपी न्यूज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अबू मूसा और उसके साथी अब भी कश्मीर के घने जंगलों में ही दुबके बैठे। चारों आतंकी सेना और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए 22 अप्रैल के बाद से लगातार जंगलों में अपना ठिकाना बदल रहे हैं और इस काम में आतंकियों की मदद कर रहा है एक खास तरीके का नेविगेशन ऐप, जिसका नाम है अल्पाइन क्वेस्ट। अल्पाइन नेविगेशन ऐप का प्रयोग जंगलों में ट्रैकिंग के लिए होता है। फ्रांस का बनाया गया ये ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, जो बिना इंटरनेट और जीपीएस के घने जंगलों में भी रास्ता बताता है। दरअसल किसी भी जगह की लोकेशन और दिशा पता करने के लिए जिस गूगल मैप की आवश्यकता होती है वो इंटरनेट से चलता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आने का खतरा रहता है। अल्पाइन क्वेस्ट बिना इंटरनेट के एक्सेस किया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बात साफ है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्थानीय लोगों ने बेसरन घाटी की रेकी, वहां हुए आतंकी हमले और भागने में हमलावरों की मदद की थी और अब वो तमाम लोग खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। इसलिए 22 अप्रैल के बाद से चारों आतंकियों ने स्थानीय लोगों और गूगल की बजाय भागने के लिए अल्पाइन क्वेस्ट नाम के ऑफलाइन नेविगेशन सिस्टम का सहारा लिया, जिसमें आतंकियों की मदद कर रहा है चीनी कम्युनिकेशन डिवाइस अल्ट्रा, जिसे चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी सेना के लिए खास तौर पर तैयार किया है।
हर एक अल्ट्रा सेट सीमा पार कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर से लिंक करता है। डेटा इंक्रिप्टेड होने के बातचीत, मैसेज और डिवाइस तीनों ट्रैक नहीं हो सकते। इसलिए खुफिया एजेंसियों को सरहदी इलाकों में चीन और पाकिस्तान की बनाई तकनीक की इस दीवार के चलते पहलगाम के गुनहगारों तक पहुंचने में देरी हो रही है। और भारत की तैयारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए अफसरों और कर्मचारियों को फौरन लौटने के लिए कहा गया है। उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। जबलपुर के आयुध निर्माण खमरिया में कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तत्काल सभी को ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री प्रशासन से चर्चा करने पर कर्मचारियों को ये कहा गया है कि उत्पादन की अधिकता होनी है, इस वजह से ज्यादा हमें उत्पादन पर जोर देना है। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए छुट्टियां रद्द करने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले, एक बैठक हुई इसको लेकर, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। MIL की बड़ी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आयुध निर्माण खमरिया में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद सहित अन्य घातक हथियारों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तमाम कर्मचारी अधिकारी लगे रहते हैं और सभी की छुट्टियां अब रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए छुट्टी रद्द करने की बात कही जा रही है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस बुलाया जा चुका है। कवि अच्युतानंद मिश्र की कविता महाभारत की पंक्तियों में कुछ बदलाव के साथ आज के जनहित का अंत करेंगे। पाकिस्तान की हार तय है, भारत की जीत निश्चित। पाकिस्तान के पास मृत्यु के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। विकल्प भारत के पास भी कहां था, जीत के सिवा। यहां कवि ने अपनी मूल रचना में पाकिस्तान की जगह कर्ण और भारत की जगह अर्जुन शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान की जीत सुनिश्चित है और सभी के दिल में वो आग धधक रही है। जब तक अपने लोगों की मृत्यु का बदला हिंदुस्तान नहीं ले लेता, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।